अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अली भाई। आज हम भारतीय संविधान के कुछ सबसे जरूरी संशोधनों की परतों को खोलेंगे। हमारे पास प्रमुख संविधान संशोधन वाले नोट्स हैं, जिनमें कुछ मजेदार ट्रिक्स भी हैं। तो हमारा मिशन सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि इन संशोधनों के पीछे की कहानी, उनकी जरूरत और उनके असर को समझना है, ताकि ये आसानी से याद हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर एक संविधान, जो देश की सबसे बड़ी किताब है, उसे बदलने की जरूरत ही क्यों पड़ती है, और ये शक्ति आती कहां से है? ये एक बहुत ही मौलिक सवाल है। देखिए, कोई भी संविधान पत्थर की लकीर नहीं हो सकता। उसे एक जीवंत दस्तावेज, मतलब एक लिविंग डॉक्यूमेंट होना पड़ता है, जो समय और समाज की बदलती जरूरतों के साथ खुद को ढाल सके। हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात को बखूबी समझा था। अच्छा। इसीलिए उन्होंने संविधान के भाग 20 में सिर्फ एक अनुच्छेद, आर्टिकल 368 को इसी काम के लिए समर्पित किया। आर्टिकल 368। जी, ये अनुच्छेद संसद को संविधान में बदलाव करने की शक्ति और प्रक्रिया दोनों बताता है। और जहां तक मुझे याद है, ये विचार हमने कहीं और से प्रेरित होकर लिया था। हाँ, ये जानना दिलचस्प है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया के कई संविधानों का अध्ययन किया। संशोधन की यह प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। दक्षिण अफ्रीका से? हाँ, उन्होंने एक बीच का रास्ता चुना। एक तरफ ब्रिटेन का संविधान है, जो बहुत लचीला है, दूसरी तरफ अमेरिका का, जो बेहद कठोर है। भारत ने एक संतुलन बनाया, जहां जरूरी बदलाव किए जा सके, लेकिन संविधान के मूल सिद्धांतों से कोई छेड़छाड़ ना हो। ठीक है, तो नींव है अनुच्छेद 368। अब सीधे जमीन पर आते हैं। आजादी के ठीक बाद 1951 में ही पहले संशोधन की जरूरत पड़ गई। ऐसा क्या हो रहा था देश में कि एक साल पुराने संविधान को ही बदलना पड़ा? ये उस समय की सबसे बड़ी सामाजिक और आर्थिक चुनौती से जुड़ा था। भारत को आजादी तो मिल गई थी, लेकिन जमींदारी प्रथा जैसी असमानताएं समाज में गहरी जड़ें जमाए हुए थीं। हाँ, बिल्कुल। सरकार का लक्ष्य था भूमि सुधार लागू करना, यानी जमीन का समान बंटवारा करना। लेकिन जैसे ही सरकार कोई कानून लाती, बड़े जमींदार उसे संपत्ति के मौलिक अधिकार का हलन बताकर अदालत में चुनौती दे देते थे। और यहीं पे न्यायिक समीक्षा की भूमिका आती है ना? मतलब अदालतों की वो शक्ति जिससे वे किसी भी कानून को जांच सकती हैं। बिल्कुल। और इसी न्यायिक समीक्षा की वजह से भूमि सुधार कानून अटक रहे थे। इस बाधा को दूर करने के लिए पहले संशोधन के जरिए संविधान में 9वें अनुसूची 9th शेड्यूल जोड़ी गई। अच्छा, ये एक तरह की संवैधानिक ढाल थी। हाँ, कह सकते हैं। सरकार ने प्रावधान किया कि इस अनुसूची में डाले गए किसी भी कानून को अदालत में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। समझ गया। तो ये उस दौर का एक बहुत बड़ा और शायद थोड़ा विवादास्पद लेकिन जरूरी कदम था। बिल्कुल। तो पहला संशोधन देश के सामाजिक ताने बाने को ठीक करने के लिए था। लेकिन उसी समय एक और बड़ी चुनौती थी भारत को प्रशासनिक रूप से करना। राज्यों की सीमाएं कैसे तय हों, इसी सवाल का जवाब था 7वां संविधान संशोधन 1956 का। हाँ, ये भारत के एकीकरण की कहानी का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। आजादी के समय राज्य A, B, C, D जैसे श्रेणियों में बटे थे, जो एक बहुत ही जटिल व्यवस्था थी। हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। तो फजल अली आयोग की अध्यक्षता में बने राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों का गठन भाषाई आधार पर होना चाहिए। भाषा के आधार पर? जी। 7वें संशोधन ने इसी सिफारिश को लागू किया, उन श्रेणियों को खत्म किया और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। आज हम जिस भारत का नक्शा देखते हैं, उसकी नींव इसी संशोधन ने रखी थी। अब 1960 के दशक में चलते हैं, जब भारत अपनी सीमाओं को और मजबूत कर रहा था। 1962 में 2 अहम संशोधन हुए, 12वां और 13वां। 12वें संशोधन से गोवा और दमन दीव को भारत में शामिल किया गया। अच्छा, इससे याद रखने का एक तरीका मेरे नोट्स में लिखा है, जो मुझे काफी मजेदार लगा। बताइए जरा। ट्रिक है, गोवा में बार मतलब 12 चलता है। थोड़ा अजीब है, पर शायद याद रखने में मदद करे। नहीं, ये ट्रिक काम की है। ये दौर वाकई भारत की सीमाओं के एकीकरण का था। गोवा के पुर्तगाली शासन से मुक्ति के बाद उसे भारत का अभिन्न अंग बनाना जरूरी था। और उसी साल 13वें संशोधन के जरिए नागालैंड को एक अलग राज्य का दर्जा मिला। इसकी भी एक देसी ट्रिक है। अच्छा? नाक काटेगा तो 13वीं करनी पड़ेगी। ये संशोधन सिर्फ एक राज्य बनाने से कहीं ज्यादा था। ये पूर्वोत्तर भारत की विशिष्ट सांस्कृतिक और राजनीतिक आकांक्षाओं को समझने और उन्हें संवैधानिक मान्यता देने का एक बेहतरीन उदाहरण है। मतलब उन्हें विशेष प्रावधान दिए गए। हाँ,
नागालैंड को अनुच्छेद 371A के तहत विशेष प्रावधानों के साथ राज्य का दर्जा दिया गया ताकि उनकी पहचान और परंपराएं सुरक्षित रहें। बहुत खूब। राज्यों के गठन के बाद अब भाषा के मुद्दे पर आते हैं, जो भारत में हमेशा से एक संवेदनशील विषय रहा है। 21वां संविधान संशोधन 1967। बिल्कुल। इस संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। पहले 14 थी और ये 15वीं बनी। जी, ये हमारे संविधान की खूबसूरती को दिखाता है। जब विभाजन के बाद बड़ी संख्या में सिंधी भाषी लोग भारत आए और यहाँ बस गए, तो उनकी भाषा को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देना एक बहुत ही जरूरी और स्वागत योग्य कदम था। और इसे याद रखने की ट्रिक तो और भी मजेदार है। नोट्स में लिखा है 21 रुपए का सेंद्रा नमक, मतलब सिंधी, ले आओ। खैर, अब 1970 के दशक में आते हैं, जो भारतीय राजनीति में बहुत उथल-पुथल भरा रहा। शुरुआत करते हैं 31वें संशोधन से 1972 में। ये सीधे तौर पर लोकतंत्र के प्रतिनिधित्व से जुड़ा था। 1971 की जनगणना में भारत की आबादी काफी बढ़ चुकी थी, तो सीटें बढ़ाना जरूरी हो गया था। हाँ, ताकि हर सांसद एक उचित संख्या में लोगों का प्रतिनिधित्व कर सके। इसी संशोधन के जरिए लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। और इसके लिए भी एक ट्रिक है। 21 का प्रसाद क्यों बांट रहे हो? क्योंकि अब हम भी एमपी बनेंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सीटें बढ़ गई। फिर 3 साल बाद 36वां संशोधन आया 1975 में, जिसके तहत सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बना। सिक्किम का भारत में विलय एक क्रमिक प्रक्रिया थी। पहले वो भारत का एक सह राज्य मतलब एसोसिएट स्टेट बना, और फिर वहां के लोगों की इच्छा का सम्मान करते हुए इस 36वें संशोधन के माध्यम से उसे भारत के 22वें राज्य के रूप में पूर्ण दर्जा मिला। इसकी भी एक ट्रिक है। हाँ, मेरे पास 36 सिक्के हैं, मुझे 75 चाहिए। बिल्कुल। और अब हम उस संशोधन पर आते हैं जिसे अक्सर लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976। इसे सिर्फ एक संशोधन की तरह देखना शायद सही नहीं होगा। ये अपने आप में एक पूरी किताब जैसा था। बिल्कुल, इसे सिर्फ एक संशोधन की तरह देखना गलत होगा। यह आपातकाल के दौरान सत्ता के संतुलन को बदलने की एक सोची समझी कोशिश थी। ये सब उस पृष्ठभूमि में हो रहा था जब सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में केशवानंद भारती मामले में संविधान के मूल ढांचे का ऐतिहासिक सिद्धांत दिया था। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। जी, इस सिद्धांत के अनुसार संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन उसकी मूल आत्मा को नहीं बदल सकती, जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। 42वां संशोधन एक तरह से इस सिद्धांत को भी चुनौती दे रहा था। इसके कुछ मुख्य बिंदु क्या थे? सबसे बड़ा बदलाव तो प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में हुआ। इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। इसके अलावा इसी संशोधन ने राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया। ये एक दिलचस्प बात है। हम हमेशा संविधान से मिलने वाले अधिकारों की बात करते हैं। अचानक आपातकाल के दौरान कर्तव्यों को जोड़ने की जरूरत क्यों महसूस हुई? बारिश पर संविधान में एक नया हिस्सा भाग 4A जोड़ा गया और उसके तहत अनुच्छेद 51A में 10 मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज शामिल किए गए। इसके पीछे सोच क्या थी? तर्क ये दिया गया कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। नागरिकों को अपने अधिकारों के साथ साथ देश के प्रति अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक होना चाहिए। हालांकि आलोचक इसे आपातकाल के दौरान नागरिकों पर ज्यादा नियंत्रण स्थापित करने के एक तरीके के रूप में भी देखते हैं। इस बड़े बदलाव के बाद 1977 में सरकार बदली और फिर आया 44वां संविधान संशोधन 1978 में। ऐसा लगता है जैसे ये 42वें संशोधन से हुए नुकसान की भरपाई के लिए लाया गया था। इसे एक सुधारात्मक संशोधन कहना बिल्कुल सही होगा। इसने लोकतंत्र के सुरक्षा कवच को मजबूत करने का काम किया। इसका पहला और सबसे बड़ा काम था संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाना। हाँ, उसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। बिल्कुल, उसे एक कानूनी अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया। हाँ। ऐसा इसलिए किया गया ताकि विकास परियोजनाओं और सामाजिक सुधारों में ये अधिकार बार बार बाधा न बने। और आपातकाल के प्रावधानों में भी बड़ा बदलाव किया गया। हाँ, और ये सबसे जरूरी था। 1975 का आपातकाल
आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था। इंटरनल डिस्टर्बेंस। जी, जो एक बहुत ही अस्पष्ट शब्द है जिसका दुरुपयोग हो सकता है। 44वें संशोधन ने इस शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह आर्म्ड रिबेलियन शब्द से बदल दिया। यानी अब सरकार सिर्फ किसी आंदोलन या प्रदर्शन के आधार पर आपातकाल नहीं लगा सकती, जब तक कि वो हथियारबंद विद्रोह का रूप न ले ले। बिल्कुल। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि 44वां संशोधन सिर्फ एक सुधार नहीं बल्कि लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए एक गारंटी थी। बिल्कुल, और इसी गारंटी को और पुख्ता करते हुए इसने ये भी सुनिश्चित किया कि आपातकाल के दौरान भी नागरिकों के दो सबसे बुनियादी मूल अधिकार, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, जीवन का अधिकार, हाँ, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। ये नागरिक स्वतंत्रता के लिहाज से एक बहुत बड़ी जीत थी। चलिए अब 80 के दशक में आते हैं। उस दौर की एक बड़ी समस्या थी राजनीतिक अस्थिरता, जिसे आयाराम गयाराम की राजनीति कहा जाता था। इसी से निपटने के लिए 52वां संविधान संशोधन 1985 लाया गया। हाँ, ये भारतीय राजनीति को साफ करने की एक बड़ी कोशिश थी। उस दौर में चुने हुए विधायक और सांसद अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते थे, जिससे सरकारें गिर जाती थीं। इसे रोकने के लिए दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया और इसके लिए एक नई अनुसूची भी जोड़ी गई। जी, संविधान में एक नई 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके तहत कुछ नियम बनाए गए कि किन परिस्थितियों में किसी सदस्य की सदस्यता रद्द की जा सकती है। इसकी क्रिक भी बड़ी सीधी है। 52वां मतलब 10वीं अनुसूची, यानी 5 गुणा 2 बराबर 10। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये कानून अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब हो पाया? समय के साथ इसमें कई खामियां उजागर हुई हैं, जैसे स्पीकर की भूमिका और सामूहिक दल बदल के नियम, जिन पर आज भी बहस जारी है। बिल्कुल। अब एक ऐसे बदलाव की बात करते हैं जिसने देश के करोड़ों युवाओं को सीधे प्रभावित किया। 61वां संविधान संशोधन 1989। ये एक क्रांतिकारी कदम था। मुझे याद है जब ये संशोधन आया था, मैं उस समय कॉलेज में थी और रातों रात मेरे जैसे लाखों युवा वोटर बन गए। उम्र कम कर दी गई थी। हाँ, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अचानक देश की राजनीति में हमारी एक भूमिका हो गई थी। इसके पीछे सोच ये थी कि अगर 18 साल का युवा देश के लिए जिम्मेदारियां उठा सकता है तो उसे अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार भी मिलना ही चाहिए। सही बात है। और अब 90 के दशक की शुरुआत में देश की राजधानी दिल्ली के लिए एक खास व्यवस्था की गई। 69वां संविधान संशोधन 1991। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीटी का दर्जा दिया गया। साथ ही वहां एक 70 सदस्यीय विधानसभा और एक मंत्रिपरिषद, हाँ, और एक 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। इसमें एक अनूठा प्रावधान ये भी है कि दिल्ली में मंत्रियों की संख्या विधानसभा के कुल आकार का 10% से ज्यादा नहीं हो सकती, जो कि 7 मंत्री बनते हैं। बहुत बढ़िया। हमने शुरुआती 4 दशकों के सबसे जरूरी संशोधनों को समझा। चलिए परीक्षा की तैयारी के लिहाज से एक बार जल्दी से इन सभी को दोहरा लेते हैं। हाँ, एक रैपिड रिवीजन बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मुख्य बातें हैं। पहला 1951 का भूमि सुधार और 9वीं अनुसूची। 7वां 1956 भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। फिर 12वां और 13वां 1962 में गोवा और नागालैंड। 21वां 1967 सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 36वां 1975 सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बना। बिल्कुल। 42वां 1976 वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। 44वां 1978 संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बना और आपातकाल में सुधार। 52वां 1985 दल बदल विरोधी कानून। 61वां 1989 वोट देने की उम्र 18 साल। और 69वां 1991 दिल्ली को एनसीआर का दर्जा। ये एक बेहतरीन सारांश है। अंत में मैं बस एक बात कहना चाहूंगी। संविधान में संशोधन की ये प्रक्रिया इसे महज कानूनों का संग्रह नहीं रहने देती, बल्कि इसे एक राष्ट्र की यात्रा का प्रतिबिंब बनाती है। बिल्कुल सही कहा। ये दिखाती है कि कैसे हमने चुनौतियों का सामना किया, अपनी गलतियों से सीखा और एक देश के रूप में विकसित हुए। और ये हमें एक सोचने का मौका भी देता है। जिस तरह आज समाज बदल रहा है, डिजिटल दुनिया हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई है, पर्यावरण जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही हैं, भविष्य में भारत की प्रगति के लिए और कौन से संवैधानिक बदलाव जरूरी हो सकते हैं, यह एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए। एक शानदार विचार जिसके साथ हम आज की ये गहन चर्चा समाप्त करते हैं।
चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्लास की PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। जय हिंद, जय भारत।